लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है। ऐसे में 7वें चरण के लिए कुशीनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन प्रमुख जो प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा, सपा, बसपा और उसके साथ ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो, तो इन लोगों का जो ब्यौरा है, जो नामांकन पत्र में जो दिया गया है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आ गई है कि लोग तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं कि इनकी हैसियत को लेके और साथ ही जो इनके पास जो असलहे हैं उसको लेके जो है चर्चा चल रही है। शिक्षा की अगर बात की जा रही है तो शिक्षा पे भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किसकी शिक्षा कितनी अधिक है, उसको भी लेके सामने रखा गया है। तो ऐसे में कुछ वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी से हमने बात किया तो उन्होंने अपना मत रखा। तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों के पास इस तरह का व्यवस्था देखने को मिल रहा है, तो आम जो लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई प्रत्याशी सोच रहा हो तो उस पर क्या असर होगा, ये एक विषय है। देखिए, हैसियत तो सबकी अपने अपने हिसाब से होती है। आज वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं सारे, और यहाँ पर जो अभी तक प्रत्याशी सामने आए उसमें जो 4 प्रमुख दल के लोग हैं उनके हैसियत का एक आकलन किया गया है। एज ए मीडिया पर्सन हम लोगों ने किया तो उसमें ऐसा दिखा कि लगभग चारों प्रत्याशियों के पास अच्छी संख्या में असलहे हैं। तो एक ये चर्चा का विषय काफ़ी तेज़ी से फैला। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पति और पत्नी दोनों के नाम से रिवाल्वर, राइफल और एक डबल बैरल गन, ये सब उनके पास में है। सामाजिक हैसियत भी उन्होंने बना रखी है, आर्थिक हैसियत भी बना रखी है। तो उस हैसियत से वो जो चारों प्रमुख प्रत्याशी हैं उसमें वो नंबर 1 गिने जा रहे हैं। तो एक खबर के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया कि ये प्रमुख दलों में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसी प्रकार सभी प्रत्याशी जिन्होंने अपने नामांकन पत्र में अपना हैसियत भरा है, उसी तरह से भाजपा के विजय दुबे भी हैं, सपा के जो आए हैं देवरिया से प्रत्याशी, यहाँ पर अजीत प्रताप जी वो हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं। तो हैसियत तो सबकी है और असलहे का शौक सबको दिखाई दे रहा है। तो मेन चर्चा यही उसके नामांकन पत्रों से निकल कर सामने आई है। जिस प्रकार लोकतंत्र में ये बात कही जाती है निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कि ये जो नेता हैं क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो असलहा होने का एक आम लोगों के पास इसका असर पड़ता है, तो क्या इसका असर क्या देगा? देखिए, असलहे को दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए कि सबके पास जो जिसकी जितनी बड़ी हैसियत है, जितना बड़ा कद है, उसके हिसाब से उसका सुरक्षा भी एक बड़ा मानक होता है। तो लोग चुनाव तो 4 दिन का है, चुनाव के दौरान प्रशासन सुरक्षा मुहैया करा देता है, लेकिन इसके बाद के जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही आदमी को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो उस समय अपने प्राइवेट असलहों का ही काम होता है कि जो समाज में ये नेता कहीं किसी बाहर से तो आए नहीं हैं, हमारे समाज के बीच के लोग हैं, और समाज के बीच के ही लोग से अपने विरोधियों से, अपने तमाम ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं कि जो उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे में उनके जीवन का भी खतरा रहता है। ऐसे में असलहा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपराधिक आंकड़ा है प्रत्याशियों का, वो एक बड़ा मायने रखता है इस चुनाव में कि उसके वजह से थोड़ा सा समाज उनको अलग दृष्टिकोण से देखता है कि इनके ऊपर इतना अपराध कैसे दर्ज हो गया। तो वो एक चुनाव में एक चर्चा होता है, लेकिन आज तक के इस तरह के चुनाव में कभी वो कारण नहीं बना कि किसी के आपराधिक दृष्टिकोण से उसको चैन छोड़ दिया। देखिए, संपत्तियों को लेकर खासकर जो अपना धन वगैरह, सोना चांदी, ये सब जो डिक्लेयर करते हैं उसका बाकायदे वो इनकम टैक्स देते हैं, जो उनके टैक्स सिलेबस में है उसी को शो करते हैं। तो लोकतंत्र में एक गरीब को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, एक अमीर व्यक्ति को भी चुनाव लड़े। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा है तो मैं चुनाव न लड़ूं, या मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं भी चुनाव न लड़ूं। तो ये कोई बात नहीं है, असलहे की बात है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि असलहे के बारे में जो आजकल के नेताओं के पास तमाम तरह के असलहे हैं। असलहे रखने की तो आज़ादी है, लेकिन बंदिशें भी हैं, और इन्हीं असलहों को लेकर समय समय पर हमारा कोर्ट और प्रशासन और सरकार भी गाइडलाइन जारी करती है।
इसी गाइडलाइन में अभी हाल ही में एक गाइडलाइन आई है पिछले 4-5 सालों के अंदर, कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश ने एक गाइडलाइन दिया है। बहुत सारे असलहे धारक हैं, आत्मरक्षार्थ हेतु अपना असलहा लेते हैं। बहुत ऐसे असलहा धारक हैं जिनकी उम्र हो चुकी है 65 साल, 60 साल से ऊपर हो सकते हैं। तो 60 साल से ऊपर के लोगों जो लोग असलहाधारी हैं, उनका गाइडलाइन ये है कि वो जब अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने आते हैं, उस दौरान पुलिस लाइन में जाकर वो चेक कराएं कि उनके आंख से दिखाई दे रहा है कि नहीं, असलहा चला पाते हैं कि नहीं। गौरतलब यह है कि जब भी आप असलहा लेते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है कि असलहा चलाने का आपको प्रशिक्षण मिला है कि नहीं मिला है। बाकायदे इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। असलहा तभी आपको मिल सकता है कि जब आपके पास आपने प्रशिक्षण लिया हो, आपके पास गन रखने के लिए सेफ जगह हो। बहुत सारी इसमें गाइडलाइन है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको असलहा चलाने आता है कि नहीं आता। प्रातः हम लोग देखते हैं कि नेता जो होते हैं अपने प्रभाव में आकर एक साथ कई असलहा ले लेते हैं। संभवतः पहले एक व्यक्ति के नाम से 3 असलहे हो सकते थे। अब जो नया गाइडलाइन आया है उसके अनुसार एक व्यक्ति के पास 2 असलहे हो सकते हैं, जो नया गाइडलाइन है। और ये सीलिंग की जो व्यवस्था में थोड़ा सा तब्दीली किया गया, उसी में सरकार जब आप कारतूस खरीदते हैं, उसका गोली खरीदते हैं, तो सरकार 10 गोली आपको इसलिए देती है कि आप बाकायदे पुलिस लाइन में जाएं और जो वहाँ के ट्रेनर होता है उसके देख रेख में आप 10 गोली से लाइसेंस से आप निशाना सेट करिए और आपका हाथ कांप नहीं रहा है, आपके आई साइड आपका ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं पाई जाती हैं तो लाइसेंस निरस्त करके आपकी बंदूकें जमा कर ली जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि जो आज बड़े बड़े नेता लेकर असलहा घूम रहे हैं, उनको किसी भी इस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं सरकार प्रशासन करा रहा है, प्रशिक्षित नहीं करवा रहा है, उनका ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है, उनका रिकॉर्ड नहीं चेक कर रहा है, केवल प्रभाव में आके। मान लीजिए अगर आपको गन चलाने कोई नेता है, अगर भीड़ में जाता है, उसके साथ कुछ मिसबिहेव हो जाता है, आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलानी पड़ती है। तो जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आपके लिए एक गाइडलाइन है कि आप पैरों के नीचे ही किसी को गोली मार सकते हैं। अगर प्रशिक्षित है, आप पैरों के नीचे नहीं किसी के सर पर मार देंगे तो उसकी मौत हो जाएगी और आप जेल चले जाएंगे। खासकर ये भी देखा गया है कि नेता लोग के तमाम ऐसे उनके समर्थक होते हैं या उनके खास कारिंदे होते हैं जो उनके गन को लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस व्यक्ति को भी प्रशिक्षित किया गया है कि नहीं। अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में गन है, चाहे वो नेता हो चाहे उनके साथ चलने वाले लोग हों, उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ऐसे नेताओं के हाथ से तत्काल गन वापस सरकार को ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी प्रशिक्षित नहीं है, उनके लोग भी प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए कहीं भी कहीं गलती से अगर गन चल गई तो बड़ी मात्रा में जनहानि हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।